आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है किसी सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट के तहत, जबकि इसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 80,000 शाखाएं हैं, करोड़ों स्वयंसेवक हैं। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आरएसएस का बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना गैर कानूनी है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं और शुरू करते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। क्या भारत में किसी संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी है? बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस इतने सालों से बैंक अकाउंट, जमीन, चंदा कैसे मैनेज करता है? टैक्स अथॉरिटी और कोर्ट ने आरएसएस पर अब तक कोई सवाल क्यों नहीं किया? क्या भारत में हर संगठन को रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है? तो जवाब है नहीं। भारत में कोई ऐसा जनरल कानून नहीं है जो नागरिक के हर एसोसिएशन ग्रुप को रजिस्टर कराने के लिए मजबूर करे। हमारे पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है और कंपनी लॉज भी हैं, पर यह विकल्प है, मजबूरी नहीं। अगर किसी संगठन को सरकार से कोई खास फायदा या अधिकार नहीं चाहिए तो वह बिना रजिस्ट्रेशन के बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी नागरिकों के समूह के लिए काम कर सकता है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने भी यही कहा है। संघ जो है वो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है, काम कर रहा है। जैसे हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वैसे ही कई संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। साल 1925 में डॉक्टर केशव राय बलराम हेडगवार ने आरएसएस को एक पारंपरिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के लिए शुरू किया। यह कागजी प्रक्रिया से ज्यादा महत्व भागीदारी को देता है, इसलिए ना तो संघ का कोई फॉर्म है ना ही कोई फीस है। कोई अगर व्यक्ति संघ की शाखा से जुड़ना चाहता है तो वो शाखा पर जाकर स्वयं सेवक बन सकता है। यह तर्क है आरएसएस से जुड़े इतिहासकार रतन शारदा जी का। वो कहते हैं कि संघ एक संगठन है, देश भर की शाखाएं स्वतंत्र है, अपने साधन खुद जुटाती है। जब कोई केंद्रीयकृत नियंत्रण नहीं है तो कोई सेंट्रल रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। बता दें, आरएसएस हर शाखा का एक पदाधिकारी होता है जो अपने से ऊपर इकाइयों में लोगों को रिपोर्ट करता है और इसी तरीके से यह कर्म ऊपर तक चलता है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन ढांचा नहीं है। संघ के इतिहास में कई कड़वे अनुभव हैं। वाल्डर एंडरसन और श्रीधर दामले की मशहूर किताब है आरएसएस के ऊपर, क्योंकि आरएसएस पर लिखी गई ज़्यादातर किताबें जो हैं वो बहुत आलोचना भाव या फिर भक्ति भाव से लिखी गई है, लेकिन एंडरसन और दामले की किताब ऐसी नहीं है। द ब्रदर्स इन सैफरन, इस किताब के मुताबिक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, 1975 में इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद। इन प्रतिबंधों से बचने के लिए संघ ने एक रणनीति अपनाई कि कागजी रिकॉर्ड को न्यूनतम रखो, मुख्य गतिविधियों को अनौपचारिक रखो। यही वजह है कि जब भी मुख्य संगठन पर दबाव आया तो इनके जो सहयोगी संगठन हैं उन्होंने अपने ढांचे के जरिए संघ को बचा के रखा और यही अनौपचारिक ढांचा संघ को विपरीत परिस्थितियों में मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अब आता है दूसरा सवाल, अगर संघ का कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं है तो वो जमीन कैसे खरीदता है? बैंक अकाउंट और करोड़ों का चंदा, गुरु दक्षिणा का जो पैसा आता है वो कैसे लेता है? हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास संपत्ति है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके भवन बनते हैं, आदान प्रदान होता है, जिसके लिए रजिस्टर्ड होना कानूनी ज़रूरत है। तो इसको आखिर संघ कैसे पूरा करता है? संघ के जितने भी अनुशासित संगठन हैं, यानी कि जो उनके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विद्या भारती जानते हैं, संस्कार भारती जानते हैं, भारतीय मजदूर संघ को जानते हैं, स्वदेशी जागरण मंच को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि संघ से जुड़े हुए हैं। या जो संघ से एफिलिएट्स हैं जिनको कहा जाता है, वो सभी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है जहां पे टैक्स बनता है, जहां पे वह टैक्स पे भी करते हैं और उनके थ्रू ही जो संघ है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। अनुसंघी संगठन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो उनके इसी माध्यम से, इसी के तहत होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी जैसे ही संघ का अगर हम एक प्राइम एग्जाम्पल ले लें, अभी कुछ समय पहले संघ का
जो मुख्यालय है वो दिल्ली में तैयार हुआ, केशव कुंज उसका नाम है। तो उसको बनाने के लिए एक ट्रस्ट के थ्रू जो है वो पैसा कलेक्ट किया गया। उस ट्रस्ट का नाम है केशव स्मारक समिति और उसके थ्रू जो है वो बिल्डिंग बनाई गई। तो अगर आप कागज पर देखेंगे तो वो बिल्डिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, वो बिल्डिंग जो है वो आपको केशव स्मारक समिति किसी स्वयंसेवक के द्वारा गठित की जाती है। तो एक तरह से सब कुछ संघ का है, ऐसा ही कुछ मामला जो है वो संघ के मेंबरशिप के साथ ही होता है, जिसमें कि अगर आप कोई रजिस्टर खोजना चाहेंगे तो संघ के भीतर की कोई मेंबर तो आपको रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, कोई आपको नहीं बता सकता कि संघ का मेंबर है, यह संघ का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो शाखाएं होती हैं वो उसके थ्रू मेंबर की गिनती होती है। आरएसएस जो डोनेशन मिलता है जिसे वो गुरु दक्षिणा के रूप में आरएसएस स्वीकार करता है और अपनी सारे कार्यक्रमों को फंड करता है। यह गिनती हर साल जो होती है वह संघ बताता है कि हमारी इतनी शाखाएं हैं और हमारे इतने मेंबर्स हैं उन शाखाओं में जा रहे हैं। तो जो वो है वो संघ की शाखा का मुखिया होता है, जो साल के एंड में एक गिनती की जाती है, मुख्यालय को देता है और उसके बेसिस पर एक एनुअल रिपोर्ट बनती है जिसमें सब डाटा हो। लेकिन उसमें भी जो मेंबरशिप होती है वो बड़ी फ्लोटिंग होती है, एक दिन 4 लोग आए तो दूसरे दिन 15 लोग आए, किसी दिन 20 लोग आए। तो इसमें कुछ भी एक जो वह प्रूफ के तरीके पर आप नहीं कह सकते, यह जो है वो रेगुलर मेंबर्स हैं। तीसरा सवाल है कि क्या टैक्स विभाग ने कभी इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई? 1970 के दशक में बॉम्बे और पटना में टैक्स अधिकारियों ने संघ को मिलने वाले चंदा यानी गुरु दक्षिणा पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी। मामला अदालत तक गया। कानूनी लड़ाई के बाद 1994 में पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि नियमों के मुताबिक आरएसएस एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों का समूह है और उसे मिलने वाली गुरु दक्षिणा यानी चंदा मिलता है, उस पर टैक्स की छूट रहेगी। यानी कानून की नज़र में संघ का तरीका वैध माना गया। संघ के पास वैसे अपना एक लिखित संविधान है जिसे उन्होंने 1950 के दशक में सरकार के दबाव के बाद बनाकर सरकार को सौंपा था। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, जब सब कुछ लीगल है तो अचानक यह मुद्दा क्यों गर्मा गया? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने 13 जून को आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी, मांग की इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले संगठन को खुद को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, अपनी फंडिंग और पारदर्शिता की जानकारी पब्लिक करनी चाहिए। बाद में उन्होंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि मुख्यतः तय करता है कि कैबिनेट मंत्रियों को तय करना हो कि जिसकी विचारधारा से देश की पॉलिसी बन रही है उसको सार्वजनिक और पारदर्शिता से रखना चाहिए। इन सब से विपक्ष और आलोचक यह भी कह रहे हैं कि आरएसएस जब इतना प्रभावशाली है तो वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ों को पब्लिक के बीच में क्यों नहीं रख रहा है। ऐसे में इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या जो आरएसएस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ देखते रहे नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।